नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया अफ्रीका हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में, वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर की, और हमारे साथ एज अ गेस्ट स्पीकर जुड़े हैं मिस्टर सुधीर राठौर जी। नमस्कार सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं आपका काफ़ी आभारी हूँ। हमारी पीछे भी बात होती रहती थी काफ़ी बार, और ये सौभाग्य की बात है कि आपने हमें बुलाया और हम यहाँ हैं। मैं दीपक जैन जी का भी काफ़ी आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि उनका ही सपना है ये एफआईआई का कि आप लोग 42 कंट्रीज़ में हो। और आई थिंक समवेयर this is in line with the India's future aspirations of 15 billion trillion economy. तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ जुड़ रहे हैं, और कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान का नाम रोशन हो थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और इसी के साथ आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को आपके बारे में बताना चाहूंगा। श्योर। दोस्तों, सुधीर राठौर जी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, और सबसे बड़ी बात, ये इंडियन हैं और अफ्रीका में सेटल्ड हैं। अफ्रीका में जो नाइजीरिया चैप्टर है एफआईआई का, उसके एज अ वाइस प्रेसिडेंट सुधीर जी एक्ट कर रहे हैं। और जैसे कि अभी सुधीर जी ने भी मेंशन किया, एफआईआई दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है, और एफआईआई की प्रेजेंस 42 कंट्रीज और 22 स्टेट्स में है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप में एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। सर सुधीर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं संजीव जी, और आज का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस से अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करें, जो कि उनके लिए लर्निंग हो, और अपनी प्रोफेशनल जर्नी। और साथ ही में, अगर ऐसा आपकी जो सोच रही नाइजीरिया में सेटल होने की, क्योंकि नाइजीरिया में सेटल होना एक बहुत ही चैलेंज वाली बात है, आप उसके बारे में हमसे शेयर करें, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। धन्यवाद संजीव जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा है, मेरे ख्याल से चाइना से भी इस मामले में आगे, कि हम लोग काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ इंडियंस आर अब्रॉड, और वो लगभग हर देश में, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ आलू है वहाँ हिंदुस्तानी भी है। और वो सारे जो लोग बाहर हैं, वो न सिर्फ उन देशों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और बल्कि एक फिगर था, शायद मैंने 2015 या 16 का प्रवासी भारतीय दिवस अटेंड किया था, जो गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में। तो तब मुझे पता लगा कि इंडियंस जो एनआरआईज हैं या जो बाहर रह रहे हैं, वो करीब करीब $70 बिलियन जो है वो रेमिट करते हैं पर ईयर, जो मुझे लगता है एफडीआई से काफ़ी ज़्यादा है। और ये तो वो है जो रेमिट हो रहा है बैंकिंग सेक्टर से, जो कि अकाउंटेड फॉर है। बट काफ़ी सारे लोग जब वो हिंदुस्तान ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे पैसे वो लेके जाते हैं, रफली $5,000 $10,000। तो अगर जो उसको भी आप एड ऑन कर रहे हो इन सारे सब 70 के ऊपर, तो मेरे ख्याल से $100 बिलियन से ज़्यादा रेमिट कर दिया जाता है हम एनआरआईज के थ्रू। तो ये तो एक बात हुई है। दूसरा ये है कि मैं आपने जर्नी के बारे में पूछा, तो मेरा आना यहाँ पर करीब 20 साल पहले हुआ। मैं 2003 में अप्रैल में 18 अप्रैल को मैं लैंड किया था। और वो इस सिलसिले में था कि जैसे हर व्यक्ति एक नए फ्यूचर के, एक अच्छे फ्यूचर के लिए सोच के पलायन करता है, तो मैं भी एक माइग्रेंट हूँ इन दैट वे। और उस समय आया था एक कंपनी के साथ काम करने के लिए। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी दूसरी कंपनियों में काम किया है।
मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो, मैं साइंस से ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग और कंप्यूटर साइंसेज में। तो मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है वो 2016 से चालू हुई है। उससे पहले मैं हेल्थ केयर में काफ़ी रहा हूँ। फोर्टिस हेल्थ केयर आपने नाम सुना होगा, इंडिया में काफ़ी बड़ा ग्रुप है हेल्थ केयर में। तो फोर्टिस हेल्थ केयर का मैं कंट्री मैनेजर था 2010 से 12 के बीच में। फिर मैंने एस्टर हेल्थ केयर को भी रिप्रेजेंट किया है। एस्टर हेल्थ केयर इज ओन्ड बाय इंडियन ओनरशिप, बेस्ड आउट ऑफ दुबई। लेकिन उनके हिंदुस्तान में भी काफ़ी सारे जो हैं हॉस्पिटल्स हैं उनके। मेरे रफली वो 8,000 9,000 बेड कैपेसिटी अक्रॉस द ग्रुप। तो उनको भी रिप्रेजेंट किया एज ए कंट्री मैनेजर इस देश में। प्राइमस हॉस्पिटल है, उनको रिप्रेजेंट किया है इस कंट्री में। आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट विद देम। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे। देन 2016 में मुझे ऐसा लगा कि आई शुड जंप इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप और लेट मी ट्राई माई सेल्फ कि कुछ कर पाते हैं, जो कि लगभग मेरे ख्याल से हर एक प्रोफेशनल का सपना रहता है। एंड द जर्नी हैज़ बिन गुड फॉर मी, थैंक गॉड। यही कहूँगा मैं तो। प्राइमरी हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर कंसल्टेंट हूँ मैं, जिसमें हॉस्पिटल्स को हम कंसल्ट करते हैं, लेबोरेटरीज को कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे उसको चलाना है। तो बेसिक ओवरऑल ये एक जो हमारा काम है। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ केयर में भी हम लोग काफ़ी एग्रेसिव हैं। surgeon.com करके हमारी वेबसाइट है, विजिट कर सकते हैं। प्राइमरली नाइजीरिया में ही उसी का जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ इन लाइन विद समथिंग लाइक इंडिया में जैसे 1mg है या फार्म इजी है, प्रिस्टिन हेल्थ केयर करके है। तो उसी मॉडल पे ये surgeon.com का है बिजनेस मॉडल। तो ये मेरी जर्नी रही है शॉर्ट में, जो मैंने आपको बताई है। और किसी को अगर जो मुझसे कनेक्ट करना है तो बिल्कुल हेल्थ केयर में मैं बिल्कुल आई एम ओपन टू कनेक्ट। एंड मैं किसी को भी कोई मदद की ज़रूरत है हिंदुस्तान से या नाइजीरिया से, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत अच्छा कनेक्ट रहेगा, क्योंकि हम जो एफआईआई है वो इंडिया और अब्रॉड में सभी एमएसएमईज को सपोर्ट करती है, और आपका साथ जो है उनको एक एड ऑन देगा अफ्रीका के लिए। तो सर अपने क्वेश्चन आंसर्स को का सेशन स्टार्ट करते हुए मैं बिल्कुल। सबसे पहले हमारे जो ऑडियंस में से क्वेश्चन आया वो ये कि हेल्थ के मामले में और इकोनॉमिक के मामले में अफ्रीका के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो फिर भी लेकिन हर कंट्री में कहीं अभी हमने लास्ट कोविड टाइम भी देखा, तो अफ्रीका को एक अपकमिंग बूम क्यों मानते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में? देखिए इस मामले में मैं प्राइमरीली कंसंट्रेट करूंगा नाइजीरिया के ऊपर, क्योंकि अफ्रीका में काफ़ी सारी कंट्रीज हैं और हर कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक डेटा है, उनकी अपनी ग्रोथ पैटर्न्स हैं। तो मैं कंसंट्रेट करता हूँ नाइजीरिया के ऊपर, क्योंकि मैं नाइजीरिया में हूँ उस हिसाब से, और मैं थोड़ी जानकारी रखता हूँ इस मामले में। देखिए नाइजीरिया पूरे अफ्रीका का एक ग्रोथ इंजन माना जाता है, क्योंकि इनकी इकॉनमी जो है, नाइजीरियन इकॉनमी, वो सबसे बड़ी इकॉनमी है। एट प्रेजेंट 440 बिलियन डॉलर की जीडीपी है उनकी। और फॉर्चुनेटली उनकी ग्रोथ अच्छी थी कोविड से पहले तक, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद जैसा बाकी कंट्रीज का हाल है वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो इनकी भी ग्रोथ को काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ है। बहरहाल जो हेल्थ केयर है उसमें एक मेजर अपॉर्चुनिटी इसलिए है, क्योंकि जब हम 220 मिलियन लोगों की बात करते हैं, करीब हिंदुस्तान के नंबर्स में शायद 22 करोड़ हो जाते हैं ये लोग। तो सिर्फ नाइजीरिया की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे नाइजीरिया जैसे हमारे इंडिया में 7 कंट्रीज हैं। तो 7 कंट्रीज में क्या होता है कि आप या साउथ ईस्ट एशिया बोल देते हो, तो वो एक ग्रुप कंट्री का ग्रुप है, उसकी पॉपुलेशन को कई बार आप टारगेट करने की कोशिश करते हो। तो नाइजीरिया में भी इकोवास करके है एक ऑर्गेनाइजेशन, जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का ग्रुप माना जाता है सार्क के तरीके से। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 350 मिलियन लोगों की है, रफली अमेरिका के बराबर, नॉर्थ अमेरिका के बराबर। तो कोई भी बिजनेस है तो मेरे ख्याल से उस पॉपुलेशन को लेके टारगेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो दूसरी कंट्रीज है वो रफली नाइजीरिया पे डिपेंडेंट है। नाइजीरिया जिस मोड चलता है इकोनॉमी में, लगभग ये कंट्रीज भी उसी मोड में हो लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकली उन नाइजीरिया के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज हैं।
इसकी इकॉनमी सबको पता है कि ऑयल बेस्ड इकॉनमी है, और क्योंकि ऑयल की हालत कुछ अच्छी नहीं है कुछ पिछले कई सालों से, 2015 के बाद स्पेशली, ये जी शायद उससे भी पहले से। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका फोकस एग्रीकल्चर में रहे और आईटी सर्विसेज की तरफ रहे इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से। तो अभी पीछे रिपोर्ट आई है जिसमें कि जो आईटी सेक्टर ने वो ऑयल से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है नाइजीरिया में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है नाइजीरिया के लिए। अब आते हैं हम लोग क्या नाम है, हेल्थ केयर के ऊपर। तो हेल्थ केयर में थोड़ा सा नाइजीरिया में देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कमियां हैं, तो मुझे वो कमियां जो है वो एक अपॉर्चुनिटीज लगती हैं। तो कमी जो है वो ये है कि एक समय था जिसमें नाइजीरिया का नंबर था हेल्थ केयर स्टैटिस्टिक्स में 187 पोजीशन पे 191 कंट्रीज में से, एज पर WHO, जो कि एक बहुत ही पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ है। तो अब उसका जो फिगर है वो 165 आ गया, तो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हैं चीजें। बट ये आपको अपॉर्चुनिटीज भी है जिसमें कि नाइजीरिया, इंडिया जो है, इंडिया का जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर वो बहुत स्ट्रांग है। और मेरे ख्याल से एक कमिटेड भी फिगर आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको मेडिकल टूरिज्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, शायद दे आर टारगेटिंग अराउंड $15 बिलियन की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो पास्ट में भी काफी ज्यादा जो मेडिकल टूरिस्ट है वो नाइजीरिया से जाते थे। नाइजीरिया इनफैक्ट लाइक $1 बिलियन, $1 बिलियन वर्थ ऑफ मेडिकल टूरिज्म पेशेंट्स वर माइग्रेटिंग फ्रॉम नाइजीरिया टू इंडिया टू सीक एडवांस मेडिकल केयर, जिसमें मोस्टली सर्जरीज होती थी या कैंसर केयर होता था, हार्ट से रिलेटेड चीजें होती थी, ब्रेन से रिलेटेड, तो मतलब एडवांस सर्जरीज के लिए जाते थे। लेकिन बिकॉज 2015 में इकोनॉमी में थोड़ा सा अच्छी इकोनॉमी नहीं रही है और इकोनॉमी में काफी एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है, और ये कोविड के बाद हुआ है। तो ये अब रिवर्स हो सकता है। इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से नाइजीरिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाए और यहीं पर वो उस बिजनेस को ग्रो किया जाए, क्योंकि लोगों के लिए ट्रैवल करना मुश्किल है। आपको पता है डॉलर की स्थिति, अगर जो इंडिया में भी 70 समथिंग से 81, आई थिंक कल 81 या 82 तक टच कर रहा था, और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा बुरा क्रैश किया है। नायरा जो था वो 360 नायरा पर डॉलर था बिफोर कोविड। अब वो जा रहा है 720 एज पर यस्टरडे, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बट ये ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, ये वो फिगर्स है जो कि रेगुलर मार्केट से आप बाय कर सकते हो डॉलर, या बाय करते हो। तो ऑफिशियल फिगर तो अभी भी 420 का है, विच उसमें लेकिन बहुत मुश्किल से वो पैसा आपको अवेलेबल हो पाता है, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड। तो बट हाँ, पीछे सालों में ये जरूर हुआ है कि कई सारे जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं उन्होंने अपनी यहाँ पे स्थिति दर्ज कराई है। दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेसेस, जिसमें कि एवर केयर एक ग्रुप है जो अमेरिका में बेस्ड है, और उनके हॉस्पिटल्स इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, एंड नाइजीरिया में भी है। तो एक 165 बेड हॉस्पिटल उन्होंने चालू किया है वहाँ पे, और वो अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान से कुछ ग्रुप है, मैं इसमें फार्मा नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ हेल्थ केयर ले रहा हूँ, हॉस्पिटल को ले रहा हूँ। अगर जो हमारे जो देखने वाले हैं लोग, दर्शक हैं, उनको अगर जो किसी तरीके से कंफ्यूजन है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फार्मा की हम बात नहीं करें, क्योंकि फार्मा एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है और इंडिया का काफी इम्पैक्ट है नाइजीरिया के ऊपर। बट हम सिर्फ हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हॉस्पिटल और लेबोरेटरीज की बात कर रहे हैं। जी तो इसमें हिंदुस्तान से काफी ग्रुप है, जैसे प्राइमस ने 2010 में यहाँ पे एक हॉस्पिटल सेटअप किया था। उसके अलावा एक ग्रुप है मीक्योर करके है, मीक्योर एक कैंसर हॉस्पिटल यहाँ सेटअप कर रहा है, 65 बेड। उन्होंने ऑलरेडी पेट स्कैन डाल दी है यहाँ पे, विच इज एन एक्सपेंसिव मशीन। रफली $40 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, उनके ऑलरेडी एक लैब है यहाँ पर। मेरी कल उनकी टीम से भी मुलाकात हुई थी, कैंसर की कॉन्फ्रेंस चल रही है पिछले 2 दिनों से, आज भी है उसका एक लास्ट सेशन। तो वो कैंसर का हॉस्पिटल जिसमें तीनों रेडियोलॉजी, सर्जिकल और केमिकल होगी, थेरेपीज अवेलेबल होंगी, तो ये एक अच्छा मूव है उन लोगों का। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मीना रीजन से काफी इन्वेस्ट आ रही है, मिडिल ईस्ट से। तो नाइजीरिया हेल्थ केयर इज बूमिंग, और इसकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो करीब करीब 20% की है। तो अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। कोई भी बाहर बैठा होगा, रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदुस्तानी या कोई भी,
तो ये एक बढ़िया जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो एडवांस हेल्थ केयर है वो अभी भी लैक कर रही है। यू कैन इमेजिन कि पूरी नाइजीरिया, इनफैक्ट पूरी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में सिर्फ एक पेट स्कैन है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है स्पेशली कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा हाथों पे गिन सकते, उंगलियों पे गिन सकते हो आप, जिस हिसाब से जो रेडियोथेरेपी होती है उसकी जो मशीनें होती हैं, लीनियर एक्सेलरेटर या दूसरी ट्रू बीम है जो भी, तो वो गिन सकते हो आप हाथों पे, और उसमें भी ज्यादातर जो है वो इंस्टॉल्ड हैं, क्या नाम है, गवर्नमेंट सेटअप के अंदर। और आपको पता है गवर्नमेंट सेटअप की स्थिति क्या रहती है, तो हाफ ऑफ द टाइम इट इज नॉट वर्किंग, कुछ सर्विस इश्यूज रहते हैं, तो कस्टमर को उतना या पेशेंट को उतना सर्विसेज नहीं मिल पाते। तो प्राइवेट सेक्टर में एक है लेटेस्ट हॉस्पिटल है मास्ला रुत करके, तो उन लोगों ने कर रखी है, बट मीकर वाले भी ला रहे हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं हिंदुस्तानियों के कुछ छोटे हॉस्पिटल्स हैं। हम लोगों ने भी कोविड से पहले काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी यहाँ पर, जिसमें कि एडवांस सर्जिकल सर्विसेज थी, जैसे ब्रेन सर्जरी हमने बहुत सारी की थी नाइजीरिया में। हमने हार्ट सर्जरीज करी थी, ओपन हार्ट सर्जरीज पीडियाट्रिक और अडल्ट के लिए। इसके अलावा हम और भी प्रोग्राम्स चालू कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो गई, क्योंकि करीब 8 महीने तक तो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। बट वी आर स्टार्टिंग देम अगेन ऑल दीज प्रोग्राम्स, और यही कारण है कि इंडिया से अभी जैसे ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें इसमें एससीजी एक हॉस्पिटल है बैंगलोर से, उनके 26 हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, उन्होंने अपना डॉक्टर भेजा प्रेजेंटेशन के लिए। फिर अपोलो हॉस्पिटल का कैंसर का सेंटर है, प्रोटोन थेरेपी करके है उनका, उन लोगों ने अपनी टीम भेजी है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की। तो ये जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहे हैं लोग हिंदुस्तान से, अभी कार्डियक कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट वीक, तो उसमें काफी लोग आए थे हिंदुस्तान से। तो ये जो लोग आ रहे हैं वो वो नेटवर्किंग है, टाई अप्स है, यहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे बड़ी ओपन है प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए। तो वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि मेरे ख्याल से वो मतलब इज गुड, यहाँ पे उसमें एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये एक नटशेल में है नाइजीरिया की हेल्थ केयर स्थिति यहाँ पर। जी सर, आपने अपॉर्चुनिटीज की बात की और जैसा हमने अभी बात किया, लेकिन कोई भी सेक्टर हो, अभी तो क्योंकि हम स्पेसिफिकली हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, तो हर अपॉर्चुनिटीज के साथ चैलेंजेस भी बहुत होते हैं सर। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो स्पेशली, जैसे स्पेसिफिकली हम नाइजीरिया की बात करें, कोई इंडिया से इन्वेस्टर या बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़े क्या चैलेंजेस हैं? तो इनिशियली तो पहले तो क्या होता था कि काफी सारे चैलेंजेस होते थे। बेसिकली नाइजीरिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री के जो भी इनहेरेंट चैलेंजेस रहते हैं, रेड टेपिज्म होता है, स्लो हो जाती हैं चीजें, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो ये हमने हिंदुस्तान में भी कई साल पहले देखा है। और अभी भी कुछ स्तर पे कहीं कहीं है ये चीजें अवेलेबल, बट आई थिंक इंडिया हैज कम मतलब अ लॉन्ग वे इन दैट, बहुत स्मूथ हो गया है। और नाइजीरिया भी लगभग उसी राह पे चल रहा है। तो अगर जो किसी को अज्यूमिंग की कंपनी यहाँ स्टैब्लिश करनी है, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, इट टेक्स रफली अ वीक और कंपनी रजिस्टर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एक फास्ट तरीका है। इसके अलावा अगर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनआईपीसी, नाइजीरियन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल करके। तो अगर जो कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट अगर जो फेवर करती है नाइजीरियन इकोनॉमीज को, कि या तो एक्सपोर्ट में हैं वो लोग, या कुछ डॉलर्स कमा के ला रहे हैं नाइजीरिया के लिए, तो वो लोग 3 साल के लिए स्पेशल स्टेटस देते हैं, जिसमें कि आपको टैक्स से रिबेट मिल जाती है, सब्सिडीज मिल जाती है, तो टैक्स में आपको एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट से जब आप डिस्कस कर रहे होते हो कि भाई ये प्रोजेक्ट लगाना है, इस तरीके से लगाना है, तो उस टाइम से बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप निगोशिएट कर सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हाँ ये वर्केबल कंडीशंस है उनकी कंट्री के लिए, तो वो आपको काफी सारी सब्सिडीज दे सकती हैं, काफी सारे वो लोग आपको एडवांटेज दे सकते हैं। और ये दोनों लेवल पे होता है, फेडरल और स्टेट लेवल पे दोनों पे होता है। तो ये मतलब अभी तो स्मूथ हो गया है काफी पहले के मुकाबले, मेरा ये मानना है। तो कोई भी अगर जो किसी को भी, जैसे मैं भी, मेरी भी 3-4 कंपनियां मैंने रजिस्टर कराई हैं, एंड मुझे तो कोई चैलेंज आया नहीं। फिर एक चीज होती है यहाँ पर कि
इंडिया की जो कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो उसमें इंडिया के लिए उसमें जो वर्कर्स लाने होते हैं इंडिया से, तो उसमें बहुत ब्लू कॉलर्स होते हैं और जो दूसरे होते हैं व्हाइट कॉलर। तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ब्लू कॉलर जॉब है वो यहाँ लोकल को मिले, और जो व्हाइट कॉलर है वो उसमें जो भी आप लाना चाहते हो, एक्सपैट्रिएट्स लाते हो, चाहे इंडिया से ला रहे हो चाहे किसी और जगह से ला रहे हो, तो उनको, उन लोगों के लिए जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके लिए ये लोग कोटा देते हैं, एक्सपैट्रिएट कोटा बोलते हैं उसको। तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, और वो मेरे ख्याल से उसमें करीब 1 महीना लगता है। तो अगर जो आपको लगता है कि आप प्रोजेक्ट डाल रहे हो और या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या भले सर्विस इंडस्ट्री है वो, तो आपने अज्यूमिंग कि 1 हफ्ते 10 दिन में आपने कंपनी रजिस्टर करा ली और साथ ही साथ आप कोटा के लिए भी अप्लाई कर दो। तो मेरे ख्याल से 1 महीने या सवा महीने में वो कोटा आ जाता है। नॉट अ मेजर इशू, इतना मेजर इशू नहीं होता है, वो कोटा मिल जाते हैं इजीली। तो वो कोटा आप अप्लाई करके फिर आप इंडियन वर्कर्स को ला सकते हो वहां से, जो व्हाइट कॉलर हैं। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर जो लोकली अवेलेबल है वो टैलेंट रिसोर्सेज, तो उसको ना लाया जाए, क्योंकि डजंट मेक एनी सेंस कि बाहर से लाके आप रखो। बेसिकली लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलना चाहिए, ये लोकल कंट्री के खुद के एस्पिरेशन होती है, और इन्वेस्टर को उसका रिटर्न मिल जाए, वो इन्वेस्टर की एक इच्छा होती है। और जो पैसा है उसका जो मतलब जो प्रॉफिट्स हैं प्रोजेक्ट के बाद जो आते हैं, जो इन्वेस्टर है उसको रिपैट्रिएट करने की भी बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पर। मतलब कंट्री बिल्कुल अलाउ करती है आपको रिपैट्रिएट अपने प्रॉफिट्स करने के लिए। आप इंडिया भेज सकते हो, कहीं विदेश अमेरिका से आ रहे हो तो कर सकते हो, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से वहां पे काफी अच्छा नाइजीरिया ने प्ले किया है, तो ये है। जी जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया सर। चैलेंजेस के साथ जो सॉल्यूशंस जो ज्यादा है, मैं समझता हूँ हमारे ऑडियंस को एक मोटिवेशन मिला होगा और एक नई उनको दिशा मिली होगी कि हाँ, कि वो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस ऑलमोस्ट निल हैं, जैसे आपने बताया। जी। तो देखिए, जैसे अभी आपने बताया था कि हेल्थ केयर और फार्मा दो डिफरेंट वो हैं, एस्पेक्ट हैं, और हम आज हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर में अगर हम मैं प्रॉपर नाइजीरिया की बात करूं, तो ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर हम बात करें या एक नए स्टार्टअप को लेकर बात करें, तो ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटीज में 3-4 तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं जो हेल्थ केयर में होते हैं। एक तो अब सीधे मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले है कि अगर जो आपके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबिलिटी है, तो आप एक हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हो, जैसे कुछ लोगों ने किया है यहाँ पर। उसके अलावा आप लेबोरेटरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ में अभी भी जो इंश्योरेंस है वो कम है, 3 to 4% की कवरेज है, और ज्यादातर आउट ऑफ द पॉकेट वो है, क्या नाम है, एक्सपेंसेस है हेल्थ केयर के ऊपर। तो लेबोरेटरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ के इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जो इक्विपमेंट सेल्स होती हैं, जैसे इंडिया में काफी सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि जो बड़े इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही लिमिटेड कंपनीज बनाती हैं। अज्यूमिंग कि आपको एक एमआरआई खरीदनी, तो वो बहुत 4-5 कंपनियां बनाएंगी, जी बनाएगी, फिलिप्स बनाएगी, सीमेंस बनाएगी, तोशिबा बना देगी, तो बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। बट दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो थिएटर्स में काम आते हैं या हॉस्पिटल के अंदर काम आते हैं, बेड हो गए या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, एक बहुत अच्छी कंपनी है इंडिया में जिसका नाम है एलेंजर्स। एलेंजर्स बनाती है रेडियोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जिसमें कि कैथ लैब है जो कार्डियक सर्जरी में इस्तेमाल होती है, या लिथोट्रॉप्सी है जो आपकी यूरोलॉजी सर्जरीज में काम आती है, एक्सरेज बनाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी 3 कैथ लैब इंस्टॉल कर रखी हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, और उनकी एक टीम आई थी पिछले महीने, और मुझसे मुलाकात हुई है उनकी। तो वो और ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं अभी दर्शकों को बता रहा हूँ कि कैसे फोकस किया जा सकता है एक पर्टिकुलर कंट्री को, क्योंकि इंडिया की जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स की कंपनियां, अब उनको ये देखना पड़ेगा कि ठीक है इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अगर जो ग्लोबल जाना है तो वो अग्रेसिवली उनको फोकस्ड रहना पड़ेगा, टारगेट सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से उनको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, जो कि एक और प्लान बनाना पड़ेगा 3 साल, 5 साल, 10 साल का, तभी वो compete कर पाएंगे चाइनीज से।
एक बड़ी अगर तो कोई गूगल करेंगे आपने हमारे दर्शक, तो उनको पता लगेगा कि एक केस स्टडी है जिसमें कि बजाज मोटर्स ने और टीवीएस और होंडा, मतलब बेसिकली इंडियन बाइक मेकर्स ने किस तरीके से अफ्रीका से चाइनीज को खदेड़ दिया है। ये एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी है और ये सबको पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से। आई थिंक कोई भी गूगल करोगे तो मिल जाएगी, और बहुत सारी न्यूज़पेपर में छपी है वो। और उसके लिए यही था कि ये जो कंपनियां जब आई थी, तो ये क्योंकि बाइक एक ऐसी चीज जो मशीन है और जिसको रेगुलर सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो इन्होंने किस तरीके से वो सर्विस मेंटेनेंस का नेटवर्क सेटअप किया, और जो चाइनीज लोगों ने नहीं किया था। चाइनीज कंपनी का ये था कि भाई अपनी बेचो मशीन, और फिर उसके बाद कोई सपोर्ट सर्विस नहीं होगी उसके। तो इसको काउंटर किया था, जो कि एक मार्केट गैप था मेरे हिसाब से बड़ा, और इस मार्केट गैप को जैसे ही इंडियन कंपनी ने क्लोज किया और वो छा गई, और इतना अच्छा उनकी ब्रांड वैल्यू है यहाँ पे, इतना अच्छा मानते हैं उनको। लगभग हर जो भी बाइक चलाने वाला है यहाँ पे, उसको या तो आप बजाज पे देखोगे या टीवीएस पे देखोगे। तो इस तरीके से ही हेल्थ केयर जो इक्विपमेंट वाली कंपनियां वो कर सकती हैं, जो मैंने एलएनजीएस को बात बताई है। एंड दे आर फोकसिंग ऑन दैट कि उनकी एक लोकल टीम हो, उनके इंजीनियर्स हो यहाँ पे, और ज्यादा मशीनें बेची जा सके। तो ये इक्विपमेंट सेल्स एक और है। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स होते हैं, जैसे ग्लव्स हो गए, कैथेटर्स हो गए, और भी बहुत सारी सर्जिकल में काम आती हैं, उसकी बहुत सारी इंडिया में कंपनियां हैं। वो अपने यहाँ पे मार्केटिंग टीम रख सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लगाई जाए। वो इनिशियली पहले 3 साल से 5 साल वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो भी है एक एजेंट हैं उनको अपॉइंट कर दें, उनके अंडर एक मार्केटिंग टीम रख दें, और वहां से अपनी ग्रोथ देखें, क्योंकि वो बहुत ही कम पैसे में ये काम हो जाता है ना। तो और जो इम्पोर्ट होता है सर्जिकल कंज्यूमेबल्स हैं, उनको आप बेचें और उसके बाद देखें आपकी ग्रोथ कितनी है, और उससे हिसाब से अगर जो आपको लेटर ऑन कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लगानी है, और आपको लगता है कि आपको 50-60% मार्केट कैप्चर करना है, तो ही शायद जरूरत पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की। अदरवाइज आप ट्रेडिंग से भी काम चल सकते हो। तो ये चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज को करनी चाहिए। और मतलब जैसे अभी तक हॉस्पिटल देख रहे थे कि किसी भी तरीके से ज्यादा पेशेंट आए इंडिया, तो वो आएंगे तब जब उनका भी यहाँ पे प्रेजेंस होगा किसी न किसी फॉर्म में। सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस से काम चलने वाला नहीं है। तो ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि 10 साल पहले जब मैं फोर्टिस में था, तो फोर्टिस का रेवेन्यू नाइजीरिया से ही करीब 50 करोड़ रुपए का था। जी। तो एक बड़ा फिगर है ये, जो सिर्फ फोर्टिस का था, जिसमें कि मेजर प्लेयर्स और थे, जैसे आर्टेमिस था, मेदांता था, अपोलो था, मैक्स हॉस्पिटल था, और बॉम्बे के जो हॉस्पिटल्स हैं, जसलोक है, तब कोकिलाबेन नहीं था, बट कोकिलाबेन का भी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से आता है। फिर साउथ में हॉस्पिटल्स हैं, यशोदा हॉस्पिटल है, और दूसरे और कई बड़े हॉस्पिटल हैं। तो मैं सिर्फ एक हॉस्पिटल का आपको रेवेन्यू मैंने बताया, बट जैसे यहाँ से बोलते हैं कि $1 बिलियन जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना कितना लोग शेयर कर रहे होंगे। बट अगर तो उनकी यहाँ प्रेजेंस होती है, तो ये कई कई बिलियन डॉलर्स हो सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसमें कि जो कंपनियां हैं इंडिया में वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं यहाँ पे, यहाँ के बिजनेस में, हेल्थ केयर के। जी सर, हमने चैलेंजेस की बात कर ली, अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली, बूमिंग सेक्टर की बात कर ली। अब बात आती है बेसिक जो प्राइमरी फैक्टर होता है, क्योंकि कभी भी अगर हम किसी टेरिटरी से एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाते हैं, तो सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का। तो सर, एक स्टार्टअप के लिए या इन्वेस्टर के लिए अफ्रीका की गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट कहाँ तक सपोर्टिव है, मतलब कुछ स्टार्ट करने के लिए? तो देखिए, इसको मैं ऐसे प्रस्तुत करूंगा कि इसको कंपैरिजन में रखूंगा कि 10 साल पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। जी। तो 10 साल पहले जो नाइजीरिया की गवर्नमेंट है, उनकी हाई कमीशन है इंडिया में, दिल्ली में। तो आप वहाँ वीजा अप्लाई करेंगे, आपको बहुत ही आसानी से वीजा मिल जाता है, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन लगते हैं, तो आपको एक वीजा मिल जाता है। वो वीजा 2-3 तरीके के होते हैं, या तो आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहे हैं, उसका विजिटर वीजा होता है, या आप बिजनेस करने आ रहे हैं तो बिजनेस वीजा होता है। यही, या टूरिस्ट वीजा आप कर लो। तो शायद 2-3 तरीके के वीजा है, आपको जो भी चाहिए वो मिल जाता है आसानी से। ओवरऑल ये है पॉइंट। उसके अलावा हिंदुस्तान की एम्बेसी है यहाँ पर, अबुजा जो इनकी कैपिटल सिटी है वहां पर है एक, और जो इनकी बिजनेस कैपिटल है लेगोस, वहां पर है उनका एक ऑफिस। तो
पहले हेड ऑफिस लेगोस में था, बट जैसे अबुजा बनी है 82 से बनना चालू हुआ अबुजा नई कैपिटल, तो उन्होंने शिफ्ट किया। ये जो हाई कमीशन अबुजा में है वो शिफ्ट हुआ है, आई थिंक 2014 या 15 में शिफ्ट हुआ है, तो रिसेंटली शिफ्ट हुआ है। तो पहले जो हाई कमीशन का रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था। मैं बिल्कुल एकदम कैंडिड अपना व्यू पॉइंट रखूंगा और बिल्कुल ओपन ट्रांसपेरेंट रखूंगा कि पहले उनका बहुत ही लिथार्जिक सपोर्ट नहीं था और कुछ भी काम नहीं हेल्प नहीं करते थे वो। बट सम हाउ 2014 के बाद आई शुड थैंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि जो उनको शायद डायरेक्टिव्स आए हैं वहाँ से, या उनको किसी तरीके से गाइडलाइंस आई हैं कि किस तरीके से इंडियन बिजनेसमैन को ओवरसीज में हेल्प करना है, लोकल कम्युनिटी से किस तरीके से इंटरेक्शन करनी है, उनके साथ मिलकर चलना है। जो भी डायरेक्टिव्स आए हैं, जैसे भी आए, बट दिस हैज बीन अ ग्रेट चेंज इन द। अब हाई कमीशन हमको पूरा अपनी तरफ से भरपूर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। किसी भी समस्या के लिए आप उनके पास जाओ, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, वो आपको पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। और पिछले 2 जनरेशन 3 जनरेशन के जो हैं हाई कमिश्नर, जैसे अभी नए आए हैं, उससे पहले मिस्टर ठाकुर थे, उससे पहले मिस्टर रेड्डी थे, वेरी वेरी सपोर्टेड, वेरी वेरी सपोर्टिव, बहुत ही जबरदस्त उनका सपोर्ट रहा है। और मुझे लगता है काफी सारे जो बड़े बिजनेसेस हैं या छोटे बिजनेसेस एसएमईज हैं, सबको जबरदस्त हेल्प हुआ है और अच्छी ग्रोथ मिली है उसके बाद। जी सर, अब हमारा क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो हमारा को पैटर्न फॉलो करना है। तो सर एक आखिरी क्वेश्चन कि एज अ एफआईआई रिप्रेजेंटेटिव, एज अ वाइस प्रेसिडेंट नाइजीरिया चैप्टर, सर आप बताएं एफआईआई की कुछ एक्टिविटीज या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं नाइजीरिया में इंडियन बिजनेस एमएसएमईज के लिए। तो इसमें मेरी बात हुई है किरण जी से, और हम दोनों जाके नए हाई कमिश्नर से भी मिले हुए हैं, आई थिंक पिछले महीने मिले थे। तो हम मेरी काफ़ी डिटेल में बात चल रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक हेल्थ केयर के ऊपर यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कराई जाए लेगोस या अबुजा में, जिसमें कि इंडियन हॉस्पिटल्स को इनवाइट किया जाए, फार्मा कंपनीज को इनवाइट किया जाए, इक्विपमेंट कंपनीज को इनवाइट किया जाए, और यहाँ के जो भी मेरा तो नेटवर्क काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। लगभग सारे हेल्थ केयर के जो बड़े हैं वो जो ओनर्स हैं या जो भी बड़े जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो मुझे जानते हैं। तो ये एक अच्छी इवेंट हो सकती है, और इंडिया की जो कंपनी है उससे काफ़ी ज़्यादा उनको एडवांटेज मिल सकती है उससे। तो ये हमारी एक प्लानिंग चल रही है। होपफुली 1-2 महीने में हम लोग इसको फाइनलाइज करके इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 साल से हम ज़्यादा कर नहीं पाए क्योंकि कोविड था। अदरवाइज हम लोग इस तरीके की इवेंट बहुत करवाते थे, और अब फ्यूचर में भी अब बिल्कुल से अब दोबारा से चालू कर रहे हैं। और ये अच्छी इवेंट होगी, मतलब कम से कम नहीं तो 50-60 कंपनीज आराम से इंडिया से आने के लिए रेडी हैं, और वो किसी भी मतलब अगले 1-2 महीने 3 महीने में हम लोग इसको एक एग्जीक्यूट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। Thank you, Sudhirji. Today's session was very enlightening, and I hope our audience will get an clarity on how to enter an African market in healthcare and how they can get the maximum benefit. And still, I request all my audience that if they are still having any queries or confusions regarding any technicalities of grabbing business opportunities in Africa, he can mail us or write us in the comment box. Our team will get back to you and resolve your query. With this, थैंक यू सो मच सुधीर जी। आज के लिए बस इतना ही सुधीर जी। नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, थैंक यू सो मच टू यू, टू दीपक जी एंड एवरीबॉडी इन द टीम ऑफ FII। थैंक यू सो मच।